हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य पढ़ रहे हैं, जिसका लास्ट के टॉपिक चल रहे हैं। ये भी चैप्टर कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है, ठीक है। तो उसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे बेटा हम कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, मतलब भूत चुंबकत्व किसे कहते हैं, या अथवा ऐसा ही बोल सकते हैं कि पार्थिव चुंबकत्व क्या है, ठीक है। और इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे और साथ में ये बताएंगे कि हमारी जो पृथ्वी होती है, अर्थ हमारी जो पृथ्वी है वो किस प्रकार चुंबक की भांति कार्य करती है। और इससे पहले हमने कुछ टॉपिक पढ़ाए थे, आपको चैप्टर 4 में पढ़ाए थे, चैप्टर 5 में। तब भी हमने बोला था कि हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति कार्य करती है। जब उसका कॉन्सेप्ट आएगा तो हम आपको डिटेल से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज आ गया है वो समय जिस समय का हमें इंतजार था पहले से, आज वो समय आ चुका है। हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, डिटेल से बताएंगे कि हमारी पृथ्वी चुंबक की भांति किस प्रकार कार्य करती है। क्लियर है? तो देखिए, ये आपके सामने ये सभी डायग्राम बने हुए हैं। इन डायग्राम को आपको अपने बढ़िया नोटबुक में या फिर फ्लैश में आपको बना लेना है। काफी इंपोर्टेंट डायग्राम है, इन्हीं की सहायता से हम सभी को समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, क्या है कि बोलते बोलते थक जाते हैं। अब सुबह से दिन भर बोलना पड़ता, 1-2 घंटे दोपहर में समय मिलता, बाकी फिर 4-6 घंटे बोलना पड़ता। तो बोलते बोलते इतने थक जाते कि कुछ शब्द की जगह और दूसरा शब्द बोल जाता है ना। तो उस पर ध्यान ना दें, उसके लिए सॉरी। तो चलिए हम देखते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे इसमें कि भूत चुंबकत्व अथवा पार्थिव चुंबकत्व किसे कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, भूत चुंबकत्व अथवा पार्थिव चुंबकत्व किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, भू का मतलब होता है भूमि, भू का मतलब क्या होता है, भूमि। और पार्थिव का मतलब होता है पिंड। पार्थिव का मतलब क्या होता है, पिंड। और आपको पता है हमारी पृथ्वी भी क्या है, एक पिंड है। हमारी पृथ्वी भी क्या है, एक पिंड है। तो हमारी पृथ्वी या पृथ्वी के चुंबकत्व को ही क्या कहते हैं, हम पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व को हम क्या कहते हैं, पार्थिव चुंबकत्व या भू चुंबकत्व कहते हैं। मतलब चुंबकत्व, और चुंबकत्व भी आप जानते हो, चुंबकत्व कहते किसे हैं। चुंबकत्व पृथ्वी का वह गुण होता है जो जिसकी सहायता से वो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित। जैसे मतलब मान लो कोई वस्तु है, अब उस वस्तु में एक ऐसा गुण विद्यमान है जो गुण क्या कर रहा है, चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा है, निकल है, कोबाल्ट है, उनको अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो वस्तु के इस गुण को हम चुंबकत्व कहें। मतलब चुंबकत्व एक गुण को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, गुण को। पृथ्वी का जो गुण होता है उसे हम चुंबकत्व बोलते हैं। पृथ्वी का नहीं, मतलब चुंबक का किसी भी वस्तु का गुण जो है, आकर्षित करने का गुण है, वो क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। और 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 मतलब जो वस्तु अपनी ओर आकर्षित करती है चुंबकीय पदार्थ को, उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं। तो वस्तु को चुंबक और वस्तु के गुण को चुंबकत्व। तो चुंबक और चुंबकत्व में कुछ चीजें आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये ध्यान रहना चाहिए, नहीं तो आप भूल जाओगे। चुंबक को चुंबकत्व बना दो, चुंबकत्व को चुंबक बना दो, ऐसा नहीं, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है कि भू चुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के चुंबकत्व को ही हम क्या कहते हैं, भू चुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। यानी जो हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी भी क्या करती है, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अब कहोगे कैसे, आगे बढ़ेंगे, हम इसका प्रमाण करके बताएंगे, आपको प्रमाणित करके देंगे हम, ठीक है ना, कि कैसे चुंबक की भांति व्यवहार कर। तो पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार कर रही, यानी कहने का मतलब क्या है कि पृथ्वी में एक ऐसा गुण विद्यमान है जो क्या कर रहे, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है कि नहीं। तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, पृथ्वी के इस गुण को कहेंगे हम पृथ्वी का चुंबकत्व, और पृथ्वी के चुंबकत्व को कहेंगे भू चुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व। तो परिभाषा क्लियर है।
अब देखना हमें प्रमाण कि क्या प्रमाण है, वैज्ञानिकों ने क्या प्रमाण दिया, कैसे हमने इस चीज को माना कि हमारी जो पृथ्वी है वो चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो देखिएगा, जैसे हमें ये बताइए कि आप कोई भी चुंबक है, अब आप किसी भी चुंबक को यदि लटकाते हो, अगर किसी चुंबक को आप स्वतंत्रता पूर्वक लटका रहे हैं, ठीक है ना, पृथ्वी तल पर, जैसे ये मान लो ये आपकी पृथ्वी है, ये क्या है, आपकी पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी, इस पृथ्वी तल पर आप क्या कर रहे हैं, किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका रहे ना। अब लटका रहे तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों ठहर रही, उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्यों ठहरती है, सोचिए जरा। जैसे हमें आप एक बार बताया, छोटा सा हम डायग्राम ले रहे, छोटा सा, कि जैसे मान लो कि ये क्या है, आपकी ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक चुंबक ली, एक दंड चुंबक ली, उस दंड चुंबक को आपने क्या किया, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया। अब लटकाया तो वो क्या हो गई, उत्तर दक्षिण दिशा में, यानी एनएस दिशा में क्या हो गई, ठहर गई। इसका रीजन क्या है, एनएस दिशा में क्यों ठहरी, सोचो, दिमाग लगाओ। यानी हम कह सकते हैं कि जब ये चुंबक का एस ध्रुव है, ये चुंबक का कौन सा ध्रुव है, एस ध्रुव है, तो पृथ्वी के इस भाग में कौन सा ध्रुव होना चाहिए, एन ध्रुव होना चाहिए कि नहीं। और जे पृथ्वी का एन ध्रुव है, तो पृथ्वी के इस भाग में कौन सा ध्रुव होना चाहिए, एस ध्रुव। अब देखो जरा, एन और एस में क्या होता है, आकर्षण। जब इन दोनों में आकर्षण होगा तो ये चुंबक रुकेगी कि नहीं। यहाँ पे देखो, एन और एस में क्या होता है, आकर्षण। जब यहाँ पे इसमें आकर्षण होगा तो ये चुंबक रुकेगी कि नहीं, रुकेगी ना चुंबक, उत्तर दक्षिण दिशा में। अब केवल पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में ये एन ध्रुव हो गया और ये क्या हो गया, एस ध्रुव हो गया। और पता है एन एस ध्रुव यानी दो ध्रुव कायम होते हैं चुंबक में। तो बताइए, आप कहोगे कि नहीं कि हमारी जो पृथ्वी है वो चुंबक की भांति व्यवहार करती है पृथ्वी में चुंबक की नहीं। पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है, तभी तो उसमें दो ध्रुव हैं। यदि पृथ्वी चुंबक ना होती तो उसमें दो ध्रुव होते क्या। और अगर पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार ना करती तो क्या एनएस दिशा में चुंबक ठहरती, नहीं ठहरती ना, वो गति करती ही रहती, कभी नहीं ठहरती। तो इससे सिद्ध होता है, ये हमारा पहला प्रमाण है कि जो पृथ्वी है वो चुंबक की भांति व्यवहार करती है। हमें कैसे पता लगा, क्योंकि क्या होता है कि जब किसी चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। इसका मतलब है कि जहां चुंबक का एस सिरा है वहां पृथ्वी का तल क्या किसकी भांति कार्य कर रहा है, एन की भांति कार्य कर रहा है। और जहां चुंबक का एन सिरा है वहां पे पृथ्वी का जो मतलब चुंबक है वो एस ध्रुव की भांति क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तभी ये चुंबक एनएस दिशा में रुकी। क्लियर है, इसमें क्या लिखा है पहला, हाँ यही हम बता रहे थे, यही हम बता रहे थे, क्षैतिज दिशा में घूमने के लिए। मतलब ये पृथ्वी तल है तो ये क्षैतिज दिशा है पृथ्वी तल का, यही है पृथ्वी तल। ये क्षैतिज तल है, ये पृथ्वी तल का है। अब यहाँ पे हमने एक चुंबक ली तो चुंबक क्या की, ऐसी एनएस दिशा में रुक गई। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे एन ध्रुव है, यहाँ पे क्या है, पृथ्वी में एस ध्रुव है, तभी तो वो रुक गया, नहीं तो चुंबक थोड़ी रुक। ठीक है ना। जैसे मान लो, जैसे आप कोई गाड़ी चला रहे, अब आप गाड़ी चला रहे, ठीक है ना, अब जब गाड़ी में ब्रेक लगाओगे तभी तो रुकेगी। ये एक्सीलेटर आप पूरा छोड़ दोगे तभी तो रुकेगी धीरे धीरे, कि ऑटोमेटिक रुक जाए। तो कोई ना कोई बल लगाया या घर्षण बल लगाया तभी तो रुकी गाड़ी के नहीं। तो ऐसे ही इसमें है कि जैसे चुंबक आपकी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई बार डोल रही, चुंबक दोलन कर रही। अब दोलन करने के बाद कहाँ ठहर रही, उत्तर दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर रही। तो क्यों, उसको कोई आकर्षित करने वाला भी तो होगा, तभी तो वो रुकेगी, कि बिना आकर्षित करने वाले की तरफ रुक जाएगी वो। ठीक है ना, तो आप समझ लो। तो जी आपका क्या है, पहला है। अब दूसरा देखिएगा, हम दूसरा प्रमाण देते हैं। आप कभी भी एक लोहे की छड़ लेना, ये प्रैक्टिकल है, प्रमाण आप खुद प्रमाणित कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप क्या करना कि आप लोहे की छड़ लेना एक, और उस लोहे की छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में मुंह करके गाड़ देना जमीन में। उत्तर दक्षिण में उस छड़ को क्या कर देना, आप गाड़ देना। ठीक है,
और गाड़ने के बाद कुछ समय बाद यानी कुछ दिनों बाद आप उस छड़ को निकालना, और निकालने के बाद देखना उसमें भी चुंबक का गुण आ जाएगा, वो भी चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगी वो छड़। अब शायद आपने अभी तक सुना नहीं होगा, नहीं सुना होगा तो आप खुद करके देखना। जंग चीज अलग है, जंग लगना एक अलग है, लेकिन जो छड़ आप निकालोगे ना तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करेगी, वो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगी। ये वैज्ञानिकों का खुद का प्रमाण है। अब आप करना प्रैक्टिकल, आप गाड़ना उसको कुछ समय के लिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि जैसे आपने एक लोहे की छड़ को आपने जमीन में गाड़ा, ठीक है, और जमीन में गाड़ने के बाद आपने कुछ समय बाद निकाला, तो जंग लग रहा हो क्या हो रहा हो वो बात अलग है, उसको नहीं आपको लेना है, उसको नहीं देखना है। आपको तो ये देखना है कि वो चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही का नहीं। अगर आकर्षित कर रही तो उसमें काय का गुण आ गया, चुंबक का। और चुंबक का गुण किससे आया? पृथ्वी से। यानी पृथ्वी में भी क्या है, यानी पृथ्वी में भी क्या है, चुंबक है। पृथ्वी भी क्या कर रही, चुंबक की भांति व्यवहार कर रही है, तभी उसने लोहे की छड़ को क्या बनाया, चुंबक बनाया। तो ये दूसरा प्रमाण है, ठीक है। आप पढ़ लेना, देख लेना, आप प्रैक्टिकल कर लेना। जब वैज्ञानिकों ने लिखा है तो असत्य तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पता है वे तो हर चीज का एक्सपेरिमेंट करके ही लिखते हैं, लिखत के नहीं, तो गलत तो हो नहीं सकता, उनकी बात तो हमें माननी पड़ेगी, उनके पास कपोल कल्पना थोड़ी चलती। चलिए तो 2 हो गए, तीसरा क्या है? अच्छा, पृथ्वी का तल है। अब देखो इधर, जैसे देखो, जैसे मान लो कि जे क्या है, जे आपका पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी तल है, क्या है जे? पृथ्वी तल है, ठीक है। अब इस पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर आप क्या करोगे, जब चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे तो हर स्थान पर चुंबकीय सुई की दिशा अलग अलग होगी। हर स्थान पर हो सकता है यहां चुंबकीय सुई की दिशा ऐसी हो गई, समझ गए? हो सकता है यहां चुंबकीय सुई की दिशा, समझ गए, ऐसी हो गई। मतलब ये चुंबकीय सुई है, ये अरे यार वो चुंबकीय सुई, ठीक है, ऐसी हो गई। मान लो यहां आपने रखा तो यहां चुंबकीय सुई की दिशा कैसी हो गई, ऐसी। तो देखो चुंबकीय सुई की दिशाएं बदलनी कि नहीं बदलनी, यानी पृथ्वी तल पे जहां जहां भी अगर अलग अलग स्थानों पर आप चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हो या लटकाते हो तो अलग अलग स्थान पर उसकी दिशाएं भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। सुई का विक्षेप भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अब ऐसा क्यों होता है? इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में जो हमारी पृथ्वी है वो भी क्या है, एक चुंबक है। अब फिर जिस चुंबक का जैसा ध्रुव मिलेगा वैसा ही उसका क्या होगा, दिशा होगी। अब जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे एक चुंबकीय सुई ली, समझ रहे, इतने आपने क्या किया, एक चुंबकीय सुई लटकाई इतने। अब मान लो ये चुंबक का इस सुई का एन ध्रुव है और ये सुई का क्या है, एस ध्रुव है। अब मान लो कि पृथ्वी का ये वाला भाग है, अगर यहाँ पे भी अगर एन ध्रुव की भांति कार्य कर रहा हो जो भाग, समझ रहे, अगर जे भाग भी अगर मान लो कि एन ध्रुव की भांति कार्य कर रहा है तो तुम्हें पता है कि एन और एन में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो चुंबकीय सुई जो ऐसी है वो फिर ऐसी हो जाए, मतलब ऐसी तिरछी हो जाएगी। चुंबकीय सुई कैसी हो जाएगी, ऐसी तिरछी, ऐसी हो जाए, मतलब जे वाला भाग यहाँ आएगा और ये वाला भाग ऊपर उठ जाएगा, समझ गए? तो ऐसी इसकी दिशा बदल जाए। और फिर जैसे ही आप आ गए फिर आप इतने चुंबकीय सुई लटक जाओ, इतने अलग दिशा आए, इतने अलग दिशा, मतलब पृथ्वी तल के जितने भी अलग अलग स्थानों पे आप चुंबकीय सुई को लटकाओगे तो उनकी दिशाएं भी तुम्हें अलग अलग मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। अब ऐसा क्यों होता है, जहां पे जैसा ध्रुव पड़ जाए, ठीक है। पृथ्वी जहां पे जिस ध्रुव की भांति व्यवहार करे वैसे ही चुंबकीय सुई की क्या होती है, स्थिति होती है।
तो आप अपने मन में कल्पना करो, आप सोचो कि चुंबकीय सुई जैसे उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरत तो उत्तरी दक्षिण में ठहरना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर पृथ्वी तल के अलग अलग स्थान पर तुम क्या कर रहे, चुंबकीय सुई को अलग अलग लटका रहे, तो अलग अलग स्थान पर उसकी दिशाएं क्यों बदल रही, उसकी दिशा क्यों बदल रही? तो सोच सकते हो आप इसका रीजन क्या है। जहां जैसा ध्रुव पड़ जाए, हमने अभी बताया ना आपको कि जैसे एन ध्रुव भेजे, अब अगर यहाँ पे एन ध्रुव पड़ेगा तो एन पृथ्वी का समझेगा नहीं, तो इस नोक को हटाएगा जी का नहीं, पृथ्वी का तल इस नोक को हटा देगा, अलग कर देगा। और मान लो इधर एस ध्रुव पड़ेगा अगर, तो फिर इस नोक को भी हटा देगा। और अगर मान लो यहाँ भी आपका एन ध्रुव पड़ रहा है, तो पता है सुई ऐसी तिरछी हो जाए, फिर कहा से उनको एस ध्रुव एन के पास आ जाए और इस ध्रुव को हटा देगा तो जो ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी क्या होती है, चुंबकीय सुई की अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिशाएं होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो किसकी भांति व्यवहार कर रही है, चुंबक की भांति। 3 प्रमाण हो गए, चौथा प्रमाण बोलो नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन 3 प्रमाणों से हम समझ सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो किसकी भांति व्यवहार कर रही है, एक चुंबक की भांति व्यवहार कर रही है। बताइए क्या ये बात सबको समझ में आती है? अगर कोई किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट हो, अगर हो रहा हो तो आप पूछ लो, क्योंकि देखो बेटा ये एक ऐसा टॉपिक है कि इससे काफी सारा तुम्हें नॉलेज मिलेगा, टाइम पास करने वाला अच्छा टाइम पास भी होता है, मन भी प्रसन्न होता है, और अपने दिमाग जिसके दिमाग की बत्ती बुझी वे भी जल जाते, काहो पृथ्वी भी एक चुंबक है, समझ गए, उसके भी दिमाग की बत्ती जल जाती है। क्योंकि अधिकतर बच्चों को यह पता नहीं रहता कि हमारी पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करे, ये पता नहीं रहता किसी को, छोटी क्लास में पढ़ तो लेते, रट्टा मार लेते, भूल जाते। तो ये कक्षा 12 इसमें समझने का मौका आया है। इसमें जो फिजिक्स है, फिजिक्स में ऐसे टॉपिक है कि कोचिंग में आप समझो, पढ़ो और बाहर जाकर उसको देखो, फील करो, बस फिजिक्स का काम यही है। बताओ फिजिक्स में अभी तक हम 5 पाठ पढ़ रहे, अभी तक ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो हमने कोचिंग में पढ़ी हो तुमने बाहर देखी ना हो, बता दो, हैं? बोलो ऐसी कौन सी चीज है कि जो हमने इतने पढ़ी हो तुमने बाहर देखी ना हो, वे कभी नहीं देखी हो अपनी लाइफ में, हैं? हाँ, जैसे हमने तुम्हें विद्युत धारा के बारे में पढ़ाओ, स्थिरावेश के बारे में, विद्युत विभव, विभवांतर, धारिता, सब के बारे में पढ़ाओ, ये सब चीजें तुमने देखी का नहीं देखी? कैपेसिटर पढ़ाए, बैटरी पढ़ाए, सेल पढ़ाए, जो तुमने देखे का नहीं देखे? चुंबक पढ़ाया हमने, धारावाही तार पढ़ाए, लूप पढ़ाए, कुंडली पढ़ाई, ये सब तुमने देखी का नहीं देखी? फिर हमने परिनालिका पढ़ाया, परिनालिका आपने देखी का नहीं देखी? सब कुछ देखा है। कार्बन हमने कार्बन वो पढ़ाया था, कार्बन प्रतिरोध, वो भी आपने देखा, उनके चार्जर के अंदर निकलता है, मोबाइल के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के अंदर निकलते कार्बन प्रतिरोध, जिसमें बैंड बताए थे हमने कि सेल जैसा होता है पतला सा और उसमें कलर मेड बैंड हो रिंग है, वो भी आपने हर चीज देखी। ऐसी कोनो चीजें नहीं यहाँ पे रखी जो हमने पढ़ाई हो तुमने बाहर जाके ना देखी हो, सब चीजें आपने देखी। अच्छा रही बात चुंबक की, हमने बोला है कि चुंबकीय सुई देखना है, अगर आपको सुनो, अगर आपको चुंबकीय सुई देखना है तो चुंबकीय सुई अपने मोबाइल में देख लो, तुम्हारे फोन में जो दिशा बता रहा है, दिशा बताने वाला ऐप है, डायरेक्शन बताने वाला कंपास, उसमें एक चुंबकीय सुई बनी बीच में, एक लाल कलर की है एक साइड नीलो कलर है, उसमें सफेद उज्जै और एक साइड लाल है? तो वो अपन जहां भी घूमते हैं तो वो उसी दिशा में एन पे एस पे वो सुई पहुंच जाती है, एकदम इस दिशा में घूम गए। और रियल में देखना हो तो आप फिर दुकान पे चले जाओ जहां प्रैक्टिकल का सामान मिलता है, उनसे बोलना भैया मैं कंपास दे दो चुंबकीय सुई, तो चुंबकीय सुई आपको मिल जाएगी स्पष्ट रूप से। और अगर छड़ चुंबक या दंड चुंबक आपको चाहिए तो दंड चुंबक दुकानों पे बिकती है, उसमें देख लेना, जहां एक लाल कलर का ध्रुव होगा वहां पे एन लिखा होगा, एक नीले कलर का ध्रुव होता है उसमें लिखा होता है एस, वैसी लंबी चुंबक छड़ जैसी छड़ चुंबक मिल जाती है आपको दुकान पे, आप खरीद सकते हो 40-50 रुपए की, 100 रुपए की, जैसी आपको लेना हो। तो रियल में देखना हो दुकान से आप खरीद लो, देख लो,
समझ रहे हैं ना? ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि जो आपने फिजिक्स में यहाँ पे पढ़ो और बाहर जाकर उसको देखो, फील करो, बस यही फिजिक्स का रूल्स है। फिजिक्स को कभी रटना नहीं पड़ता है, बच्चा रट के पढ़त ना। एग्जाम सर पे आ गए, अब कैसे हो जाए यार, लगे रट्टा मार भी सुबह से लेकर शाम तक, भी तो भूलो ही। जब किसी चीज को पढ़ोगे, जब किसी चीज को रटोगे तुम बार बार, तो रटने का पता, रटने का मतलब क्या होता है? रटने का मतलब ये होता है कि अगर बीच में तुम एक ही अक्षर खा गए, एक अक्षर तुम्हारे दिमाग से उड़ गओ, तो समझ लो आगे की लाइन भी तुम्हारे दिमाग से चली जाए, फिर तुम्हें कुछ नहीं आएगा। रटने का मतलब ये होता है। इसलिए हम कहते हैं कि भैया आप केमिस्ट्री रटो, बायोलॉजी रटो, हमें कोई मतलब नहीं। फिजिक्स हमारा मेन सब्जेक्ट है, फिजिक्स को आप रटो नहीं, आप जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हमसे पूछो और समझ भी कोशिश करो। आप मात्र समझो और उसको ट्रिकें याद रखो कि अब हमें क्या निकालना है और आगे क्या निकालना है। बस एक एक स्टेप याद रखो कि अब हमें जे निकालना, अब हमें जे निकालना, बाकी कैलकुलेशन तुम्हें निकालना आता ही है, ठीक है? और जो हमने टेप पढ़ाओ उसको गौर से सुनो, उसको समझो और समझ के उसको बाहर देखो और बाहर उसको फील करो कि सर ने जी चीज बताई थी, क्या जी ऐसा ही है, समझ रहे? और फिर उसमें तुम्हें कोई यदि कमी या कोई त्रुटि मिलती है तो हमसे चर्चा करो, हम आपको समाधान करेंगे आपकी समस्या का। करेंगे कि नहीं? तो जी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब आ जाओ इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं। भूचुंबकीय मतलब पारस्परिक चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। जी आपके सामने डायग्राम बना है, इस डायग्राम को समझते जाना है और परिभाषाएं क्या करते जाना है, देखते जाना है। तो पहली परिभाषा क्या है? भौगोलिक अक्ष। बोलो परिभाषा। सुनिए, देखिए, पहली परिभाषा है हमारी भौगोलिक अक्ष। क्या है भौगोलिक अक्ष? यानी पृथ्वी में भौगोलिक दो ध्रुव होते हैं, दो भौगोलिक ध्रुव होते हैं। एक होता है दक्षिणी ध्रुव और एक क्या होता है, उत्तरी ध्रुव। भौगोलिक ध्रुव कितने होते हैं पृथ्वी में? दो। एक दक्षिण भौगोलिक ध्रुव और एक क्या होता है, उत्तर भौगोलिक ध्रुव। और इन दोनों भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो कहलाती है आपकी भौगोलिक अक्ष। क्या कहलाती है? भौगोलिक अक्ष। अब चित्र में देखो, चित्र में ये लिखा है ना NG, लिखा है NG, और ये क्या लिखा है आपका SG। NG का मतलब होता है उत्तरी भौगोलिक ध्रुव, ठीक है? और इसका मतलब होता है SG का मतलब दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव। N का मतलब नॉर्थ और G का मतलब होता है शायद, क्या बोलते उसको, जियोग्राफी बोलते, क्या बोलते? हाँ ठीक है, ज्योग्राफी की जियोग्राफी ऐसी कुछ बोलते। हाँ हाँ वही वही भौगोलिक, ठीक है ना? तो ये है आपका, उसका मतलब होता है ज्योग्राफी या जियोग्राफी, ठीक है? और नॉर्थ मतलब उत्तर, मतलब ये उत्तर भौगोलिक अक्ष है, मतलब उत्तर भौगोलिक ध्रुव है। क्या है ये? उत्तर भौगोलिक ध्रुव। और ये है दक्षिण भौगोलिक ध्रुव। तो इन दोनों ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो क्या कहलाती है? आपकी भौगोलिक अक्ष कहलाती है। और भौगोलिक अक्ष क्या कहलाता है? पृथ्वी का घूर्णन अक्ष कहलाता है। मतलब जो पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है ना, तो इसी अक्ष के सहारे घूमती है, इसी अक्ष के सहारे घूमती है। आपने ग्लोब देखा? ग्लोब में देखो ऐसा लगा रहता है, ऐसा स्टैंड रहता है, ऐसा स्टैंड रहता ग्लोब में, और बीच में वो पिंडा सा लगा रहता है, गोल गोल पिंडा। अब वो ऐसा घूमता है, तो ऐसा पिंडा घूमता है, तो उसमें तुमने देखा होगा उस पिंडा के अंदर एक पतली राड रही है, राड पतली सी, चाहे वो प्लास्टिक की होवे और चाहे वो लोहे की, जो की हो, तो मतलब एक पतली सी छड़ है, एक छड़। वो छड़ अपने पास खुद था एक ग्लोब, वो क्या है खराब हो गया, वो तोड़ डाला बच्चों ने। एक ग्लोब था, उस ग्लोब में एक पतली सी राड होती है, और वो राड पता है जो गोल गोल होता है ना पिंड, उसमें एक छेद रहता है बिल्कुल सीधा, और उस छेद में वो राड क्या होती है, डली रहती है, और ऊपर से फिर स्टैंड द्वारा कसा होता है वो ग्लोब। और उस ग्लोब को अपन घुमाते तो वैसा घूमता है, किसके सहारे? उस राड के सहारे। वो राड नहीं घूमती, केवल वो ग्लोब घूमता। तो बिल्कुल हमारी पृथ्वी ऐसा ही है। ये क्या है? ये हमारी पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष है। इसके सहारे पृथ्वी क्या कर रही है? ऐसा घूर्णन अक्ष कर रही है, ऐसी घूम रही। इसके सहारे पृथ्वी ऐसी घूम रही, देखो ऐसी घूम रही है पृथ्वी।
इसके सहारे। हाँ, इस भौगोलिक अक्ष के सहारे, ये भौगोलिक अक्ष, ये कहलाता है भौगोलिक अक्ष। इसी को हम घूर्णन अक्ष बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो परिभाषा क्या होगी भौगोलिक अक्ष की? के उत्तरी भौगोलिक मतलब भौगोलिक मतलब दोनों भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, यानी उत्तरी भौगोलिक ध्रुव और दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? भौगोलिक अक्ष कहलाती है। पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष उसका घूर्णन अक्ष होता है। बताइए क्या याद हो जाएगी परिभाषा? ये पेपर में पूछी जाती है बेटा, 2-2 नंबर परिभाषाएं, इसलिए आपको याद करना है। अब फिर दूसरी कौन सी है? अब है भौगोलिक याम्य उत्तर। भौगोलिक याम्य उत्तर किसे कहते हैं? यह परिभाषा आती है। देखो, इससे पहले आपको समझना होगा चुंबकीय याम्य उत्तर। क्या समझना होगा? चुंबकीय याम्य उत्तर। हमने आपको परिभाषा में बताया चुंबकीय याम्य उत्तर क्या कहलाता है। जैसे मान लो जी आपके पास कोई दंड चुंबक है कि नहीं, तो इस चुंबकीय अक्ष से, चुंबकीय अक्ष के लंबवत ऊर्ध्वाधर, चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? चुंबकीय याम्य उत्तर कहते हैं। जैसे हमें ये बताओ कि ये क्या है? ये आपका चुंबकीय अक्ष है, ये बीच वाला क्या है? चुंबकीय अक्ष है। अब इस चुंबकीय अक्ष के लंबवत, यानी देखो ये क्या है? चुंबकीय अक्ष के लंबवत। और ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है? नीचे और ऊपर। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? नीचे और ऊपर। तो चुंबकीय अक्ष के लंबवत ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर और नीचे वाला जो तल है ना, इस तल को क्या बोलते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर बोलते हैं। बताया ना परिभाषा में, भूल गए? किसी चुंबक के अक्षों के लंबवत ऊर्ध्वाधर तल को क्या बोलते हैं हम? चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं या बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये है। तो इसी प्रकार होता है भौगोलिक अक्ष में। इसी प्रकार क्या होता है भौगोलिक अक्ष में? कि देखिए, ये आपका ये पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष है। तो इस भौगोलिक अक्ष के क्या लंबवत ऊर्ध्वाधर तल, यानी हमारा देखो इसका लंबवत कैसा होगा? लंबवत ऐसा होगा ना, ऐसा ऐसा लंबवत ऐसा होगा तल, ऐसा तल। जैसे जी आपका अक्ष है तो इसकी लंबवत ऐसा होगा, ऐसा। तो इस तल को हम क्या बोलेंगे? भौगोलिक याम्योत्तर बोलेंगे इस तल को। मतलब इसके भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को क्या बोलेंगे हम? भौगोलिक याम्योत्तर बोलेंगे। यानी देखो ये तल ऐसा है ना हमारा, तो ऐसा गुजरेगा जो लंबवत, ऐसा हमारे साइड लंबवत ऐसा गुजरेगा। तो इस तल को हम क्या बोलेंगे? भौगोलिक याम्योत्तर बोलेंगे। बताइए क्या बात समझ में आ रही? आ रही सबको बात समझ में आ रही? चलो नेक्स्ट परिभाषा बोलो। अब है भैया भौगोलिक विषुवत रेखा। भौगोलिक विषुवत रेखा, ठीक है? हाँ पढ़ो। हाँ देखो, भौगोलिक अक्ष के लंबवत पृथ्वी तल पर स्थित सबसे बड़े वृत्त को, अब देखो आप भौगोलिक अक्ष कौन सा है? ये है ना, ये सीधा बना जो भौगोलिक अक्ष है। तो इसके लंबवत सबसे मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सबसे बड़ा वृत्त कौन सा बना है? बताओ, आप बता सकते हो? इसके जस्ट लंबवत जो बिल्कुल सीधा व्रत बनो, देखो जो वालो जो बनो सीधा व्रत, ये सीधा, ये सबसे बड़ा व्रत है पृथ्वी तल पे। और किसके? इस भौगोलिक अक्ष के क्या है? बिल्कुल लंबवत है। तो इस व्रत को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? भौगोलिक विषुवत रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? भौगोलिक विषुवत रेखा। यानी भौगोलिक अक्ष के लंबवत पृथ्वी तल पर स्थित सबसे, सॉरी तल नहीं, पृथ्वी तल पर है, हाँ पृथ्वी तल पर स्थित सबसे बड़े वृत्त को क्या कहते हैं? भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। एक दफा फिर समझ, वो भौगोलिक विषुवत रेखा कहते हैं, सॉरी। तो देखिए ये क्या बना है? भौगोलिक अक्ष है, तो इसके लंबवत देखिए बड़ा वृत्त ये बना है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका भौगोलिक विषुवत रेखा कहलाएगा। ठीक है, बोलो। हाँ
हाँ, मतलब यह पृथ्वी के क्या होता है, संकेंद्र। संकेंद्र का मतलब कि इसका केंद्र और पृथ्वी का केंद्र कैसा होता है, संपाती होता है। इसका केंद्र और पृथ्वी का केंद्र कैसा होता है, संपाती होता है। इसलिए हम कहते हैं कि यह पृथ्वी के संकेंद्रीय होता है। और इस रेखा को मतलब इस विषुवत, इसे हम क्या कहते हैं, हाँ, इसे हम पढ़ कहाँ रहे थे, अपना नाम, अच्छा, भौगोलिक विषुवत रेखा का बोला पढ़े थे ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, भौगोलिक भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा लिखो ना एंड में, तो और कछु, हाँ, इसे भौगोलिक विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और हाँ, अब अगला है भूचुंबकीय यामोत्तर। भूचुंबकीय याम्योत्तर किसे कहते हैं, ये देखिएगा। तो भूचुंबकीय याम्योत्तर के लिए परिभाषा पढ़ो। तल तल तल, हाँ, तल को, ऊर्ध्वाधर तल को। ठीक है, यानी भूचुंबकीय, हाँ, भूचुंबकीय अक्ष से, भूचुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम क्या कहते हैं, भूचुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। अब देखिएगा, भूचुंबकीय तल कौन सा है, वो भूचुंबकीय अक्ष कौन सा है, देखो ये दिख रहा ना आपको, ये वाला, ये भूचुंबकीय अक्ष है। क्या है ये, भूचुंबकीय अक्ष है। अब इसे हम भूचुंबकीय अक्ष क्यों बोलते हैं, पता है, क्योंकि ये जो अक्ष है इसमें क्या है, इसमें चुंबकीय ध्रुव स्थित है। क्या स्थित है इसमें, चुंबकीय ध्रुव स्थित है। देखो ये लिखा ना एनएम, यानी मैग्नेट, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, पोल है ना। एनएम का मतलब क्या होता है, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, कौन सा है, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी मतलब उत्तरी चुंबकीय ध्रुव है जी। ये ध्रुव क्या है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव है। और ये क्या है आपका, दक्षिण चुंबकीय ध्रुव है। क्या है ये, दक्षिण चुंबकीय ध्रुव है, ये उत्तर चुंबकीय ध्रुव है। इसमें देखो, इसमें देखो ये दिशा बनी ना, ये दिशा, ये दिख रही ना आपको, अंदर की तरफ तीर का चिन्ह है ना। यानी ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये किसकी दिशा है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है। इसमें चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से कहां जाती है, दक्षिण की ओर, अंदर, पृथ्वी के अंदर। चुंबकीय बल रेखाएं कहां जा रही है, उत्तर, ओ बाहर, सॉरी, इसके कहां होती है, उत्तर से कहां जा रही है, दक्षिण की ओर जा रही है चुंबकीय बल रेखाएं। इसलिए इनकी दिशाएं बनाई है। ये दिशा किसकी, चुंबकीय बल रेखाओं की है। ठीक है ना। और ये दिशा देखो बाहर की ओर है ना। देखो ये दिशा है बाहर की ओर, मतलब यहाँ से बल रेखाएं निकल रही हैं और कहाँ जा रही, एन से एस की ओर। और आपको पता है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा भी कहाँ होती है, एन से एस की ओर होती है। ठीक है, बाहर में एन से एस की ओर, और अंदर क्या होती है, एस से एन की ओर। अंदर क्या होती है, एस से एन की ओर। तो आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे अब आप कहोगे सर अंदर कहाँ है रेखाएं, समझ रहे, अंदर दिखाओ, तो आप ऐसा इसको बना सकते हो डायग्राम को कि देखो, जैसे मान लो कि ये आपकी एक पृथ्वी है, ये क्या है, आपकी एक पृथ्वी है। ठीक है, आप, ये आपका कौन सा ध्रुव है, ये चुंबकीय ध्रुव है। अब यहाँ पे क्या था, एन था, और यहाँ पे क्या था, एस था। तो पृथ्वी के अंदर भी क्या होगी, एक चुंबक होगी। पृथ्वी के अंदर भी क्या होगी, एक चुंबक होगी, ऐसी। ठीक है ना। तो अब ये कौन सा ध्रुव होगा, ये होगा इसका एन ध्रुव, और ये क्या होगा, इसका एस ध्रुव। समझ में आ रही, अब ऐसा रहेगा। अब देखो जरा, यहाँ बाहर में कहा विद्युत बल रेखा, मतलब चुंबकीय बल रेखा है, एन से कहा जाएगी, एस की ओर। अब रेखा ऐसी निकले, ऐसी जाएंगी कि नहीं, इसी दिशा में। ठीक है ना। और अंदर की बात करें तो अंदर कहां जाएगी, एस से एन की ओर। हाँ, एस से एन की ओर है अंदर।
ठीक है, इस प्रकार से होती है इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। क्लियर है? ध्यान रखिए, इसलिए तो उसमें एक ही दिशा बनाई गई, इसलिए उसमें एक दिशा बनाई गई है, क्योंकि अंदर चुंबक ऐसे स्थित होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखो का परिभाषा भाई नहीं है ना, नहीं अबे जानी भाई, मतलब चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। मतलब देखो भूचुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। तो देखो इधर ये क्या है, चुंबकीय तल है, देखो ये वाला अक्ष है, चुंबकीय अक्ष है। अब इसके ऊर्ध्वाधर, इसके लंबवत ऐसी ऐसी जो रेखा गुजरेगी वो क्या कहलाएगा, ऐसा तल। ये तल जो गुजरेगा वो तल क्या कहलाएगा, भूचुंबकीय याम्योत्तर कहलाएगा। भूचुंबकीय याम्योत्तर हाउ क्या कहलाएगा, भूचुंबकीय याम्योत्तर कहलाएगा। ठीक है, जब परिभाषा समझ में आ गई, अब चलो नेक्स्ट बोलो। भूचुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं? ठीक है, हाँ, तो भूचुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, भूचुंबकीय अक्ष। देखो जब भूचुंबकीय ध्रुव कौन कौन से, एन ध्रुव और ये क्या है, एस ध्रुव। ये क्या कहलाते, दोनों भूचुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। तो इन दोनों रेखा ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है ये क्या कहलाती है, आपकी भूचुंबकीय ध्रुव कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। हाँ, भूचुंबकीय विषुवत रेखा किसे कहते हैं? अब देखो, तो भूचुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले किस वृत्त को, हाँ गुजरने वाले वृत्त को क्या कहते हैं हम, सबसे बड़े वृत्त को हम क्या कहते हैं, भूचुंबकीय विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, यानी देखो भूचुंबकीय अक्ष है ना ये, तो भूचुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले सबसे बड़े वृत्त को, तो भूचुंबकीय अक्ष है, इसके लंबवत कौन सा वृत्त गुजर रहा है, ये वाला। देखो ये मतलब ये अक्ष सीधा था तो इसके लंबवत सीधा वृत्त था। ठीक है ना, अब ये अक्ष कैसा है, तिरछा है, तो इसके लंबवत कौन सा, तिरछा वाला होगा कि नहीं। तो ये ज्यादा बड़ा वाला जो वृत्त है ये क्या कहलाएगा, आपका भूचुंबकीय याम्योत्तर। समझ में आ गई, कौन सा है भूचुंबकीय याम्योत्तर, ये वाला वृत्त। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ भूचुंबकीय विषुवत, अरे वो नाम भूचुंबकीय विषुवत रेखा, याद मतलब नाम गलत बोल जा। ठीक है, भूचुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले सबसे बड़े वृत्त को, ये तिरछा वाला सबसे बड़े वाले वृत्त को क्या बोलते हैं, भूचुंबकीय विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, बोलो। हाँ मतलब अच्छा, उनका मतलब ये, हाँ ये बोल रहे हैं ना कि जो भौगोलिक अक्ष है, जो भौगोलिक अक्ष है और जो भूचुंबकीय अक्ष है, ये दोनों संपाती नहीं हो। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर स्थित नहीं हो, इनके बीच में एक कोण होता है। देखो जैसे मान लो ये क्या है, आपका भौगोलिक अक्ष है, अब भूचुंबकीय अक्ष ऐसा ना होके बिल्कुल ऐसा ही होता है इसी के ऊपर, तो क्या बोलते हैं हम कि संपाती है। अब जबकि भूचुंबकीय अक्ष ऐसा, भौगोलिक अक्ष ऐसा है और भूचुंबकीय अक्ष ऐसा है, तो दोनों संपाती नहीं है। अब नहीं संपाती तो एक दूसरे को बीच में काट रहे, तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है ये कोण, ये क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। ठीक है, इस कोण का मान कितना है, 11.3 डिग्री। तो इस कोण का मान कितना होता है, 11.3 डिग्री। तो आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि बताइए भूचुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच बनने वाले कोण का मान कितना होता है, तो आप क्या कहोगे, 11.3 डिग्री। इस चीज को आप 3 डिग्री, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ठीक है। और ये दोनों अक्ष क्या होते हैं, संपाती नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखोगे। और का बचोगी में, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसी में हम चर्चा करेंगे कि भूचुंबकीय तत्व किसे कहते हैं तथा ये तत्व कौन कौन से होते हैं। भूचुंबकीय तत्व, देखो क्या होता है कि जब हमें पृथ्वी के चुंबकत्व का क्या करना होता है, अध्ययन करना होता है। जब हमें पृथ्वी के चुंबकत्व का, जैसे हमने कहा कि पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार कर रही, व्यवहार करें तो हमें अध्ययन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, उसका डेरिवेशन करना पड़ेगा, व्यंजक निकालना पड़ेगा, मान निकालने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे।
जैसे कोनो भी चीज है, आप किसी भी चीज को तुम्हें पढ़ना है तो उसके लिए अपन क्या क्या नहीं करते, चित्र बनाते, थ्योरी लगाते, उसका डायग्राम बनाते हैं, और साथ में अपन क्या करते हैं, व्यंजक वगैरह निकालते हैं। सब निकालते कि नहीं निकालते? तो इसी प्रकार अगर तुम्हें पृथ्वी के चुंबकत्व का क्या करना है, अध्ययन करना है, तो उसके लिए कुछ चीजों की तुम्हें जरूरत होती है। क्या होती है? कुछ चीजों की जरूरत होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मतलब कुछ चीजें क्या, हमेशा बोले कुछ भौतिक राशियों की जरूरत होती है। क्या होती है? कुछ भौतिक राशियों की जरूरत होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। जैसे दिक्पात है, नमन कोण या नति कोण है, यही है ना, क्षैतिज घटक है। तो कछु मतलब इन चीजों की हमें क्या होती है, जरूरत होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। समझ में आई? अब इनमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो नमन कोण या नति कोण देखेंगे, ठीक है, नीचे वाला ये, और एक देखेंगे हम दिक्पात का कोण, डी जो ऊपर बना है। इन दो कोणों के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी हमें जो जरूरत पड़ेगी तो वो आगे डेरिवेशन आएगा तो उसी में हम थोड़ा सा उसके बारे में बता देंगे। लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के हमने चित्र भी पहले से बना रखे हैं, तो इन दोनों को पढ़ना है। ठीक है, तो पहले किसका है, दिक्पात वाला पढ़े। चलो पहले देखें हम दिक्पात कोण, पढ़ो। देखिए, किसी स्थान पर, ठीक है, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बना जो न्यून कोण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण कहते हैं। किसी भी स्थान पर, पृथ्वी तल पे कोई भी स्थान हो सकता है। इस चित्र को बाद में समझें, पहले इस चित्र को देखें आप। हमने क्या बोला कि इसका भौगोलिक याम्योत्तर कैसा होगा, ऐसा होगा, भौगोलिक याम्योत्तर ऐसा होगा, और इसका चुंबकीय याम्योत्तर ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब दोनों याम्योत्तर के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, दिक्पात का कोण। क्या कहेंगे हम उसे, दिक्पात का कोण कहेंगे, ठीक है ना। तो देखो जरा यहाँ पे देखो, अब ये हमने एक अलग से चित्र बनाया इसके लिए कि ये क्या है, आपका ये चुंबकीय सुई है। क्या है ये, चुंबकीय सुई है। अब इस चुंबकीय सुई में देखिएगा, हाँ चुंबकीय सुई है। अब ये क्या है, ये तो आपका चुंबकीय याम्योत्तर है, ये डॉट डॉट में दिखाया गया है, ये क्या है आपका चुंबकीय याम्योत्तर है, ठीक है ना। और ये यहाँ पे ये गाढ़ी लाइन में दिखा गया है, ये क्या है, भौगोलिक याम्योत्तर है। क्या है ये, भौगोलिक याम्योत्तर। अब भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच में देखो ये कोण बन रहा है ना, ये वाला न्यून कोण बना, ये न्यून कोण। इसी न्यून कोण को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण कहते हैं, जिसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो बताइए क्या ये परिभाषा समझ में आ जाएगी? यानी किसी स्थान पर, क्या था, किसी स्थान पर, हाँ किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने न्यून कोण को क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण कहते हैं। इसे कैपिटल डी से दर्शाते हैं। याद रहेगी, सिंपल परिभाषा है, इसको ध्यान रखना। आगे हम एचबी थीटा में संबंध करेंगे तो वहां पे ये हमारा लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम नति कोण या नमन कोण। नति कोण या नमन कोण क्या होता है? अच्छा, हमें लगता है कि जो 11.3 है ना, यही है दिक्पात का कोण। हाँ नति, इसकी नमन कोण की पढ़ो। हम्म 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 अच्छा, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर में, है ना, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर में, और हाँ हाँ पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ, पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे हम क्या करें, नमन कोण या नति कोण कहते हैं। देखो इधर, ये क्या है, ये आपका एक चुंबक है। क्या है ये, चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई है। अब ये कोई भी स्थान है, उस स्थान पर क्या कर दिया हमने, चुंबकीय सुई को लटका दिया, ठीक है। हमने चुंबकीय सुई को क्या कर दिया, किसी भी स्थान पर लटका दिया। अब ये क्या है, ये क्षैतिज दिशा है, ये पृथ्वी का क्या है, क्षैतिज तल है।
पृथ्वी का क्या है, ये क्षैतिज तल है। अब इस क्षैतिज के साथ हाँ चुंबकीय याम्य उत्तर। अब देखना, अब ये क्षैतिज तल है, अब देखना, अब ये है आपका, ये क्या है, चुंबकीय अक्ष है, ये चुंबक है ना, तो ये चुंबकीय अक्ष है। अब चुंबकीय अक्ष ये है, तो इसका याम्य उत्तर कैसा होगा, चुंबकीय याम्य उत्तर ऐसा होगा, हमारी साइड होगा कि नहीं, ऐसा लंबवत। तो ये क्या होगा, चुंबकीय याम्योत्तर होगा। तो चुंबकीय याम्योत्तर मतलब यहाँ से ऐसा ऐसा गुजरेगा चुंबकीय याम्योत्तर, ऐसा 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 गुजरेगा चुंबकीय याम्योत्तर, ठीक है। तो चुंबकीय याम्योत्तर क्षैतिज दिशा के साथ, तो हमने इसको क्या कर दिया, एक डॉट डॉट, मतलब इसे गाड़ी लाइन से दिखा रहा हूं, है ना। तो चुंबकीय याम्योत्तर क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाता है क्षैतिज के साथ, ठीक है ना, उसी कोण को क्या कहेंगे हम, नमन कोण या नति कोण कहेंगे। यानी जे है थीटा, थीटा कितना बन रहा है, नहीं बन रहा बाहर, ये वाला देखो, ये ठीक है, ये क्या बन रहा है आपका थीटा, ये वाला, ठीक है। तो इतना जे बन रहा कोण, मतलब चुंबकीय याम्योत्तर आप ऐसे में मान लो लंबवत ऐसे, तो चुंबकीय याम्योत्तर होगा जो कहा होगी क्षैतिज दिशा, ठीक है ना। तो ये चुंबकीय याम्योत्तर क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाएगा ये कहलाएगा आपका नति कोण या नमन कोण। एक बार फिर से बोल लें, हाँ, किसी तल पर अरे एक तो बोल, किसी तल पर वो किसी स्थान पर हाँ, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर में हाँ, चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ, है ना, पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ क्या बनाता है, जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं हम, नमन कोण या नति कोण कहते हैं, ठीक है। तो क्षैतिज हो गया, ठीक है, क्षैतिज के साथ कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र आप यहाँ मान लो, इस रेखा पे मान लो, ठीक है ना, कि कुल चुंबकीय क्षेत्र यहाँ इस रेखा पर हो गया, क्योंकि वैसे भी कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है उनकी ध्रुवई पे, काय पे होता है, ध्रुवों पे होता है, ठीक है। अब ये क्या है, चुंबकीय सुई में ध्रुवई तो है, ये दोनों NS ध्रुवई है का नहीं, तो ध्रुव पे यहाँ मान लो आप कुल चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। तो जिसने क्षैतिज के साथ जो कोण बनाया उसे क्या कहें, नमन कोण या नति कोण। तो इस प्रकार से आप परिभाषा इसको समझ लेना, ठीक है। चलो और कुछ बचा ही मैं खत्म, बस। अब HBO थीटा में संबंध है ना, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। एक प्रयास है, जितना भी आपको समझ में आया हो हमें आप जरूर बताएं, ठीक है। और हम आगे ऐसे ही प्रयास निरंतर करते रहेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझाएं, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।